नमस्कार दोस्तों। जून आपका बीत चुका है और लगभग जुलाई का भी आधा महीना जा चुका है और अभी तक आप कंफ्यूज्ड हैं कि कैसे आपकी सीयूटी पीजी की तैयारी होगी, कैसे आपको इकोनॉमिक्स को प्रिपेयर करना है जिससे कि आपके लिए आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी मिल सके। तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। मेरा नाम है देवेंद्र और मैं आपको यहाँ पर पढ़ाता हूँ इकोनॉमिक्स। तो स्वागत करता हूँ आपका सीयूटी पीजी टेक्स्ट बुक चैनल पर, जहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं कि आपकी इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन कैसे आपकी होनी चाहिए जिससे कि आपके लिए आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी मिल सके। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। यहाँ पर हम समझेंगे पूरी स्ट्रेटेजी कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है ताकि आपके एग्जामिनेशन में आपके फुल मार्क्स आ सकें और आप अपने डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर सीयूटी पीजी का एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा रहता है। तो जब हम बात करें क्वेश्चन टाइप की, तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, जहां पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे और उसमें से आपको एक सही विकल्प को चूज करना रहता है। ठीक है, तो आपके सारे क्वेश्चन जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, यानी कि एमसीक्यू टाइप रहेंगे और सब्जेक्टिव का यहाँ पर कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सिंगल पेपर फॉर्मेट होता है जिसमें आपके पास 75 क्वेश्चंस होते हैं और आपके पास 90 मिनट का समय दिया गया होता है और इन्हीं 90 मिनट में आपको वो 75 क्वेश्चंस करने होते हैं। लैंग्वेज की आप बात करें तो लैंग्वेज का जो यहाँ पर ऑप्शन है वो आपके पास इंग्लिश और हिंदी रहता है, यानी कि पेपर जो आपका बाइलिंगुअल रहता है। वहीं अगर हम बात करें सीयूटी यूजी की, तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पर आपके 13 लैंग्वेजेस रहते हैं। आप किसी भी लैंग्वेज में एग्जामिनेशन में अपेयर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके 2 ही लैंग्वेज आपको देखने को मिलेंगे, पहला आपका इंग्लिश और दूसरा आपका हिंदी। अगली बात हम लोग करते हैं मार्किंग स्कीम की। तो यहाँ पर हर सही क्वेश्चन के लिए आपको +4 मार्क्स दिए जाते हैं और जैसे ही कोई क्वेश्चन आप गलत करते हो तो वहाँ पर आपका 1 नंबर काट लिया जाता है और कोई भी अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पर कोई भी मार्क्स ना ही काटा जाएगा और ना ही दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन आपके कंपलसरी है करना, आपको करना ही करना है। जो आपको सही लगते हैं आप उनको करिए, जो आपको गलत लगते हैं वो आप छोड़ दीजिए। नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो स्कोर्स जो हैं वो आपके नॉर्मलाइज किए जाते हैं, क्योंकि जो पेपर है आपका वो मल्टीपल शिफ्ट में होता है, मल्टीपल डेज में होता है और इसीलिए यहाँ पर एग्जामिनेशन में फेयरनेस लाने के लिए आपका नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस किया जाता है। अब इससे कई बार क्या होता है कि बच्चों के नंबर किसी के बढ़ जाते हैं और किसी के नंबर आपके कम हो जाते हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि आपका जो एग्जामिनेशन जिस दिन हुआ है उस दिन पेपर पैटर्न कैसा था। चलो आगे बात करते हैं हम लोग एग्जामिनेशन मोड की। तो एग्जाम जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, मतलब फुल्ली डिजिटल एग्जाम है आपका, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आपका कराती है। तो इसके लिए आपको एक बात और याद रखनी है कि आपको तैयारी करनी है अभी से मॉक टेस्ट देने की, ताकि आप जब एग्जामिनेशन में अपेयर हो रहे हो तो उस समय आपके लिए कोई भी दिक्कत खड़ी ना हो। दूसरी हम बात करें सेशंस ऑफ एग्जामिनेशन की, तो सेशंस आपके लगभग 15 दिन तक चलते हैं और इन 15 दिनों में आपके अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग एग्जामिनेशन कराए जाते हैं। सिक्योरिटी बात करें तो यहाँ पर आपका जो एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, ये बहुत बढ़िया से आपके लिए इंतजाम करके रखता है सिक्योरिटी के। अब सिक्योरिटी का मतलब ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में से निकल के भाग जाओगे, मतलब यहाँ पर ये है कि पेपर में फेयरनेस आनी चाहिए, है ना। लाइव प्रॉक्टरिंग की जाती है ताकि आप लोग कोई भी अनफेयर मीन्स का यूज तो नहीं कर रहे हो और एग्जामिनेशन सेंटर में जाने से पहले आपकी बहुत गहनता से, मतलब बहुत अच्छे तरीके से आपकी तलाशी भी ली जाती है। तो अब यहां पर हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स में आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। तो इकोनॉमिक्स में आपके 2 बड़े बुक्स हैं, या फिर हम बात करें 2 बड़े सेगमेंट हैं। एक है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर टॉपिक वाइज स्ट्रेटेजी की कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप कैसे प्रिपरेशन अपनी करोगे, कैसे आपकी तैयारी यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, चलो तो फटाफट बिना किसी देरी के हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। बस 1 मिनट मुझे दीजिएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहला जो यूनिट है आपको जो पढ़ना है वो है आपका कंज्यूमर बिहेवियर। अब कंज्यूमर बिहेवियर में क्या पढ़ते हो? सबसे पहले आप पढ़ते हो यूटिलिटी एनालिसिस,
है ना, कि यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, टोटल यूटिलिटी क्या होती है। और उसके बाद जब हम कंजम्पशन बढ़ाते हैं तो हमारी जो यूटिलिटी है वो घटती चली जाती है, यानी कि लॉ ऑफ डीएमयू भी आपको पढ़ना होगा, है ना। फिर उसके बाद आपका इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है वो आपको पढ़ना होगा। फिर उसके बाद डिमांड और डिमांड इलास्टिसिटी क्या होता है। तो यहाँ से आपका 15 से 20% का जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो कवर हो जाता है। कंज्यूमर बिहेवियर के बाद आपको फिर नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहता है वो है आपका प्रोड्यूसर बिहेवियर, और उसके बाद रहता है आपका मार्केट फॉर्म्स, है ना। और प्रोड्यूसर बिहेवियर में क्या देखते हो आप लोग, कि जैसे आपका कंज्यूमर है, तो जो कंज्यूमर जब कंजम्पशन करता है तो वो क्या चाहता है, मार्केट में जब वो जाएगा तो क्या चाहेगा, कि मुझे सबसे सस्ता सामान मिल जाए, जिसकी सबसे ज्यादा यूटिलिटी हो, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा सामान खरीद सकूं। ऐसे ही जो प्रोड्यूसर होता है वो भी यही चाहता है कि मैं जब मार्केट में जाऊं तो मैं मार्केट में सबसे सस्ता सामान, सबसे महंगा सामान यहां पर बेच कर आऊं, है ना, ताकि मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो। तो बस यही सारी चीजें हमें पढ़नी है। तो वो कैसे निकाल पाएगा, वो निकाल पाएगा कॉस्ट क्या आ रही है ना। तो कॉस्ट कर्व क्या होता है, टोटल कर्व क्या होता है, एवरेज कॉस्ट क्या होता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका रेवेन्यू कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं। रेवेन्यू के बाद हम लोग एक मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम के बाद आपका जो परफेक्ट कंपटीशन है, यानी कि जो मार्केट फॉर्म्स हैं वो हम लोग पढ़ते हैं। और उसके साथ साथ जो आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं मार्केट स्ट्रक्चर्स के, उनके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, किस तरह से मार्केट इक्विलिब्रियम में आता है, परफेक्ट कंपटीशन में, कब आपका मोनोपोली में आता है इक्विलिब्रियम में। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर कवर कर लेते हैं प्रोड्यूसर बिहेवियर में, है ना। फिर उसके बाद आता है आपका वेलफेयर इकोनॉमिक्स। हालांकि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं है, लेकिन ये आपका वेलफेयर इकोनॉमिक्स में बात करें तो पेरेटो प्रिंसिपल क्या होते हैं, फिर उसके बाद मार्केट फेलियर्स क्या होते हैं, पब्लिक गुड्स किसे कहते हैं, प्राइवेट गुड्स किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बहुत अच्छे से समझेंगे कि किस तरह से जो सरकार है या फिर हम बात करें जो फर्म्स हैं वो आपकी सोसाइटी का वेलफेयर में लगी रहती हैं और वो किस हद तक आपका कामयाब होती हैं। तो सारा को सारा आपका जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स है उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके हम लोग बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अब यहाँ पर आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है वो आता है नेशनल इनकम, ठीक है, राष्ट्रीय आय। अब राष्ट्रीय आय में बात करें तो जीएनपी क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होती है, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम क्या होते हैं। फिर उसके बाद आपका जीडीपी और जीडीपी वेलफेयर में क्या डिफरेंस है, कि अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो वेलफेयर भी बढ़ेगा, या फिर जीडीपी घट रहा है तो वेलफेयर भी घटेगा। तो ये सब कुछ हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, जिसमें 10 से 15% आपके जो क्वेश्चन है मैक्रो के वो यहाँ से नेशनल इनकम से आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहने वाला है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है। फिर अगला टॉपिक आता है मनी एंड बैंकिंग का। अब मनी एंड बैंकिंग में हम लोग देखते हैं कि आपका जो मनी है वो क्या होती है, फंक्शंस ऑफ मनी क्या होते हैं, क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है, क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, और उसके बाद आपका जो बैंक है वो किस तरह से काम करते हैं, फंक्शंस ऑफ बैंक क्या होते हैं, रिजर्व बैंक क्या होता है, सेंट्रल बैंक क्या होता है। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर मनी एंड बैंकिंग में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर उसके लिए आपको जो नेक्स्ट है वो आपका है ISLM मॉडल। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कीनीजियन इकोनॉमिक्स जो है वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर इसी में ही आपका जो फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी का जो रोल है इकोनॉमी के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, वो यहाँ पर कीन्स ने बताया था। तो वो यहाँ पर आपको जानना बहुत जरूरी है ना, कि किस तरह से जो इकोनॉमी है वो काम करती है। फिर उसके बाद एक चीज जो आपको बहुत बार सुनने में मिलती है कि सरकार बिक गई है, सरकार काम की नहीं रही है, मार्केट में महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, लोग जो है वो अपना काम धंधा ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, उसके टाइप्स क्या होते हैं, कॉजेस क्या होते हैं, फिलिप्स कर्व्स क्या होते हैं, फिलिप्स कर्व का क्या रिलेशन है अनएम्प्लॉयमेंट से, इन्फ्लेशन से। तो ये सब कुछ आपका इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट हम लोग आराम से पढ़ेंगे। अब देखो एक चीज आती है आपका कि यहां पर आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है ना। देखो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट भी आप पढ़ रहे हो तो आपको कभी भी उसको रटते हुए नहीं जाना है। और खासकर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स को समझना है तो पहले इकोनॉमी को समझो, इकोनॉमी को जो आपके आसपास चीजें हो रही हैं उसको ध्यान से देखो, ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ाओ, और फिर उसको प्रैक्टिकली समझो कि भाई हमारी जो बुक्स में लिखा है वो सही बात हो रही है या नहीं हो रही है ना। तो आपको क्या करना है, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेनी है, ठीक है। पॉलिसी इंप्लीकेशंस जो हो रहे हैं वो आपको देखने हैं,
और इंटर रिलेशंस आपको देखने हैं अलग अलग वेरिएबल्स में। तो इसके लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है, पहली चीज़ तो ये है कि जो आपका एनसीईआरटी है ना क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से देखनी है। फिर उसके बाद आपका मानिक और डॉनबश एंड फिशर फॉर एडवांस कॉन्सेप्ट्स, ये सब आपको यहाँ पर देखने हैं। नाउ एक चीज़ मैं आपको बता दूं, तो जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है कि ये फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है ना, बेसिक जो स्ट्रक्चर है आपका इकोनॉमिक्स का, वो यही जो शुरुआत होती है उसकी। तो आपको यहाँ पर देखना चाहिए कि क्या होता है आपका स्कैसिटी क्या होता है, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या होता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है। तो ये सारी चीज आपको बिल्कुल बेसिक से समझनी है, ताकि आपके जो बेस है, फाउंडेशन बिल्डिंग है, वो आपकी जबरदस्त हो जाए। उसके बाद यहाँ पर आपको जो ग्राफ्स होते हैं, अलग से पीपीसी का ग्राफ है, इंडिफरेंस कर्व का ग्राफ है ना। तो जो पीपीसी होता है, आपको पता है पीपीसी में आपने देखा होगा कि आपका जो ग्राफ है वो इस तरह से आपका बनता है, डायग्राम, है ना। फिर उसके बाद आपने देखा होगा जो इंडिफरेंस कर्व है, इंडिफरेंस कर्व में आपका इस तरह से ये बनता है। अब ये जो बन रहा है आपका, आप देख रहे हो ये क्या है, कॉनकेव शेप्ड है। ये क्या है आपका, ये ग्राफ डायग्राम क्या है आपका, ये कर्व आपका कॉन्वेक्स शेप्ड है, ये कॉनकेव और ये कॉन्वेक्स है। तो यहां पर आपको सारी चीज ध्यान रखनी कि भाई कॉनकेव है तो उसके पीछे कारण क्या है ना, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द व्हाई पीपीसी इज कॉनकेव शेप्ड, और व्हाट इज द रीजन व्हाई द इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स शेप, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखनी है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, जो एनसीईआरटी है आपकी क्लास 11th की, वो आपको यहाँ पर पढ़नी है, ठीक है, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसके अलावा आपका जो एच एल आहूजा और एम एल झिंगन जो है, वो बहुत अच्छे से यहाँ पर सारी चीज़ों को बताते हैं। उनकी जो बुक्स है बहुत अच्छी है, आप उनको एज अ रेफरेंस बुक्स पढ़ सकते हो, ताकि आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल सके और अच्छी क्लैरिटी आपको आ सके, है ना। अगली बात हम लोग करते हैं टॉपिक वाइज स्ट्रेटेजी में। देखो मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में आपका जो मैथ्स है उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो मैथ्स में आपके क्या आएंगे, मैथ्स में आपके आएंगे फंक्शंस है, डिफरेंशिएशन है, ऑप्टिमाइजेशन है और बेसिक इंटीग्रेशन है, मैट्रिसेस है। तो ये आपका 15 to 20% जो है आपका क्वेश्चन पेपर वो मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स से बनता है, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद स्टैटिस्टिक्स में बात करें, तो स्टैटिस्टिक्स में आपका द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें आपका मीन, मीडियन, मोड, ये सब आता है। फिर मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, फिर कोरिलेशन, रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि देखो ये जो क्वेश्चन आएंगे ना आपके, वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होगी, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि सीधा सीधा फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है। फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, और फॉर्मूले के साथ साथ आपको क्वेश्चंस की खूब सारी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपका एग्जाम जब हो तो उस समय आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। फिर उसके बाद आता है आपका इकोनोमेट्रिक्स, तो इसमें बेसिक इंट्रोडक्शन होता है रिग्रेशन का, मॉडल्स का और उसके एजम्पशंस का। तो अब इसके लिए करना क्या आपको, इसके लिए आपको यहाँ पर एप्लीकेशन करना है, एप्लीकेशन ऑफ टूल्स, मतलब जो भी फॉर्मूला आप देख रहे हो, सीख रहे हो, आपको उसको यहाँ पर यूज करना है, ठीक है, बार बार उसका आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, कि आपके सामने कोई प्रॉब्लम दे रखी है, जैसे स्टैटिस्टिक्स है, तो स्टैटिस्टिक्स में हम सैंपल पढ़ते हैं, सैंपल पढ़ते हैं, तो आपका सैंपल में सैम्पलिंग किस तरह से होती है, ठीक है। अगर आपके लिए यहाँ पर एक सर्वे करना है, यहाँ पर आपको लोगों का टेस्ट पता करना है कि वो चाय कौन सी पी रहे हैं, तो उसके लिए आप किस तरह से सैम्पलिंग करोगे। तो ये आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको यहाँ पर सीखनी पड़ेगी, और फॉर्मूला जो है आपको बार बार यहाँ पर रिपीट करना है, प्रैक्टिस करना है, ताकि वो फॉर्मूलेज आपके दिमाग में बिल्कुल बस जाए, है ना। तो बस यही तरीका होता है, इसके अलावा कोई और तरीका यहाँ पर है नहीं। अब रिकमेंडेड आपको स्टडी क्या क्या करना है, ठीक है, तो अल्फा सी चियांग मैथ इनके लिए है, एसपी गुप्ता का स्टैटिस्टिक्स है, और बेसिक इकोनॉमेट्रिक का टेक्स्ट आपको गूगल वगैरह से मिल जाएगा, तो वो आपको यहाँ पर अपने स्टडी टेबल पर रख लेना है, ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सके। अब नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक वाइज स्ट्रेटेजी, इंडियन इकोनॉमी और डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहां पर क्या है, यहां पर हम लोग देखते हैं कि भारत जब आजाद हुआ था तो उससे पहले भारत की दशा क्या थी, और ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी दशा क्या थी, एंड आफ्टर द इंडिपेंडेंस हमने कितना डेवलपमेंट किया है। तो ये सब कुछ आपका इसमें ही इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट में शामिल हो जाता है, ठीक है। तो देखो हमारे भारत को जब आज़ादी मिली
तो आज़ादी मिलने के बाद भारत ने ना तो कैपिटलिज्म चूज किया, ना ही सोशलिज्म चूज किया, बल्कि यहाँ पर नेहरूवियन सोशलिज्म का एक नया नाम आया। ठीक है, तो वो आपका उसकी झलक क्या है वो आपको देखने को मिलेगी आपकी जो इकोनॉमिक प्लानिंग है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर 5 ईयर प्लान्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो 10 से 15% क्वेश्चन जो है आपको वो आपको इंडियन इकोनॉमिक से देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, सेक्टरल परफॉर्मेंस आपका कैसा रहा है? देखो, हम जब भारत को आज़ादी दिला रहे थे तो उस समय जो हमारी भारत की इंडस्ट्री थी उसमें कोई ग्रोथ नहीं थी, स्टैग्नेंट था। ऐसे एग्रीकल्चर की बात करें तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जो ब्रिटिशर्स ने इतना किया था कि हमारे भारत में फूड ग्रेन्स की कमी हो गई थी, है ना। फिर जो आपका उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट लेकर आए या फिर लैंड सेटलमेंट सिस्टम जो उन्होंने लागू किया, तो उससे क्या हुआ कि जो इन्वेस्टमेंट आना चाहिए फार्म सेक्टर में या फिर फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ द सॉइल ऑफ या फिर इंप्रूवमेंट ऑफ द लैंड, वो नहीं हुआ, क्योंकि लैंडलॉर्ड को सिर्फ और सिर्फ मतलब था अपना रेंट कलेक्ट करने से, लगान कलेक्ट करने से। उनको यहाँ पर लैंड के इंप्रूवमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उनको भी नहीं पता था कि अगली बार जो लैंडलॉर्डशिप है वो मेरे पास रहने वाली है या नहीं रहने वाली है ना। तो बस अपना पैसा सीधा करो, गवर्नमेंट को अपना शेयर दे दो उनका, और अपना पैसा बचा के अपने घर पे रख लो। ठीक है, तो ये यहाँ पर सारी चीज थी। फिर उसके बाद आपका इंडस्ट्री कैसी थी, यहाँ पर सर्विसेज सेक्टर क्या था, कैसा था, क्या क्या कैसा ट्रेंड रहा है, कैसा यहाँ पर आपका ग्रोथ हुई है। ठीक है, फिर उसमें कौन कौन से इश्यूज आ रहे हैं जिससे कि हमारी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो ट्रेंड और इश्यूज का ब्लेंड बना के आपको यहाँ पर चलना है, और उसके साथ साथ आपको वो चीजें भी पढ़नी है, वो चीजें भी जाननी है कि क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, वे फॉरवर्ड क्या है हमारा, हमें आगे कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर इंडस्ट्री है और जो हमारा सर्विसेज सेक्टर है वो और इंप्रूव हो सके। अब भारत में सोशल इकोनॉमिक चैलेंजेस बहुत सारे हैं, जिसमें सबसे बड़ी जो समस्या भारत के अंदर है वो गरीबी है ना, पॉवर्टी। और ये है क्यों, इसके पीछे कारण है आपका अनएम्प्लॉयमेंट, इसके पीछे आपका इलिटरेसी, इनइक्वालिटी। ठीक है, तो ये सब कारण भी आपको देखना है, और उसके साथ साथ उनके लिए हम और क्या कर रहे हैं, हम भारत को और कैसे आगे ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा इनइक्वालिटी और गवर्नमेंट स्कीम्स जो है, सॉरी हमारी जो गवर्नमेंट स्कीम हमारी चल रही हैं, इस इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए वो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा, है ना। तो बहुत सारे हमारे पास सोशल इश्यूज है जो कि हमें यहाँ पर पढ़ने रहेंगे। उसके बाद रिसेंट रिफॉर्म्स हमारी सरकार ने कौन कौन से की हैं, जैसे जीएसटी है, डिमोनेटाइजेशन है, बजट के जो हाईलाइट हैं वो यहाँ पर आपको देखने पड़ेंगे, है ना। 24-25 है वो आपका रेलेवेंट आ रहेगा, फिर 25-26 में आपका जो बजट आएगा वो आपके लिए रेलेवेंट रहेगा, फिर उसके बाद आपका जब 26-27 का बजट आएगा तो वो भी आपके लिए रेलेवेंट रहेगा। तो आपको पिछले करीब 2-3 सालों का जो बजट है ना वो उठा के आपको देखना पड़ेगा कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हुई हैं। अब देखो यहाँ पर क्या क्या आपको कैसे की फोकस क्या रहेगा, ठीक है, कैसे आप इसकी तैयारी करोगे। तो आपको यहाँ पर फैक्चुअल नॉलेज रखनी पड़ेगी, फैक्चुअल नॉलेज के साथ साथ आपके जो करंट इवेंट चल रहे हैं उनको आप लोग देखो, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज को बहुत अच्छे से वॉच करो कि वो गवर्नमेंट क्या कर रही है ना। व्हाट आर द स्टेप्स दैट आर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू टैकल द इश्यूज या टू टैकल द सोशल इश्यूज इन इंडिया, है ना। फिर उसके बाद रिकमेंडेड इश्यू स्टडी क्या कर सकते हो आप लोग। तो इसके लिए आप लोग इकोनॉमिक सर्वे जो हो रहा है ना, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे होता है वो आप उठा के देखो, बजट के डॉक्यूमेंट उठा के देखो, और क्लास 11 की जो एनसीईआरटी वगैरह है वो आप उठा के देखो, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, जो आईईडी आपकी है बुक है जो आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसमें आपको बहुत अच्छे से हेल्प मिल जाएगी कि हमने किस तरह से भारत की इकोनॉमी को आगे बढ़ाया है। और उसी तरह से जो आपके पीआईबी वगैरह हैं, वेबसाइट है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की, वहां से सीधे सीधे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर हम बात करें योर पाथवे टू सक्सेस। ठीक है, तो कौन कौन सी चीजें हैं जो अब तक आपने यहाँ पर देखी, और उनको अगर हम समराइज करें तो कैसे आप समराइज करोगे। सबसे पहली चीज तो ये कि आपकी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपका जो सिलेबस है ना, जो आपका एग्जामिनेशन है उसका सिलेबस आपको अच्छे से अपनी टेबल पर रख लीजिए, चिपका लीजिए, क्योंकि जिस दिन आपको सिलेबस याद हो गया अपना, तो ऐसा मान के चलिए 20 to 30% आपका जो एग्जामिनेशन वो क्वालिफाई हो गया। आपको देखो ज्ञानी नहीं बनना है, आपको सबसे पहले तो अपने एग्जाम के पैटर्न को देखना है, समझना है, और उसके बाद उसी पैटर्न पर ही आगे जाकर आपको प्रिपरेशन अपनी करनी है, हाँ। फिर उसके बाद हम बात करें कॉन्सेप्ट मास्टरी। तो आपका पहला तो ये है कि आपकी एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होनी चाहिए,
ठीक है, फिर उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट मास्टरी होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा अंडरस्टैंडिंग ओवर द रोट लर्निंग फॉर ऑल एरियाज। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है आपको कि भाई कोई भी चीज को सिर्फ और सिर्फ रटना नहीं है, आपको यहां पर चीजों को समझना है, और समझ के अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपको चीजें बहुत दिन तक रिटेन रहेंगी, आपको याद रहेंगी। और अगर आप सीधे सीधे रटते जाओगे तो शायद आपके लिए बहुत सारे डेटा होता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जो आपकी मिस आउट हो जाती है जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो तब। रेगुलर प्रैक्टिस, कंसिस्टेंट एमसीक्यू सॉल्विंग इज क्रूशियल फॉर स्पीड एंड एक्यूरेसी। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पर रेगुलर एमसीक्यूज देना है ताकि आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो सके। आप लोग एग्जामिनेशन पैटर्न को देखते रहो, कौन कौन से चैलेंजिंग क्वेश्चंस बन सकते हैं, और अगर वो आपके गलत हो रहे हैं तो आप उनको दोबारा से एनालाइज करोगे कि मेरी गलती कहां पर हो गई है। क्योंकि अगर गलती यहां हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, गलती एग्जामिनेशन सेंटर में नहीं होनी चाहिए। स्टे अपडेटेड आपको रहना है करंट अफेयर्स में, स्पेशली इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो आपकी कौन कौन सी है, क्या क्या उसमें रिफॉर्म्स हो रहे हैं, वो आपको यहाँ पर अच्छे से अपने नोटबुक एक बना लेनी चाहिए और उसी तरह से आपको आगे काम करते हुए चलना चाहिए। ठीक है, तो आपने जो प्लान बनाया है उसको आप लोगों को क्या करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। प्लान को बार बार नहीं बदलना है। प्लान आपका एक बार जो बन गया है उसमें थोड़ा मोड़ा का अगर कोई चेंजेस कर रहे हो तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा उसमें प्लान में चेंजेस नहीं करने। अपना प्लान आपने बनाया है उसको फॉलो कीजिए, रेगुलर फॉलो कीजिए और कंसिस्टेंसी लाइए। ठीक है, कि आज मैंने अगर 10 घंटे पढ़ लिया और अगला मैंने 2-4 दिन अगर नहीं पढ़ा तो फिर मेरे वो बेकार है। आप भले ही 2 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, लेकिन आप वो जो पढ़ाई कर रहे हो वो आप कंसिस्टेंटली करते रहिए, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका एग्जामिनेशन बहुत अच्छे तरीके से क्वालिफाई हो जाएगा। तो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो सीयूटी पीजी की और आप चाहते हो कि आपके लिए एक ऐसा कोर्स मिले जहां पर आपके लिए सब कुछ अवेलेबल हो, जिसमें लाइव क्लासेस भी हो, स्टडी नोट्स भी हो, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज भी हो, डाउट सेशन भी आपको मिले ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो सके, क्योंकि यही सारी चीज़ें हैं जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट को चाहिए होती हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल रही हैं। ठीक है, जैसे आपको लाइव क्लासेस चाहिए तो आपको लाइव क्लासेस यहाँ पर मिल रही हैं, स्टडी नोट्स आपको चाहिए तो स्टडी नोट्स भी आपको मिल रहे हैं, आपको प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज चाहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस मॉक टेस्ट की हो सके। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर डाउट सेशन दिया गया ताकि आप अपने क्वेरीज को यहाँ पर रिजॉल्व कर सको हमसे। और उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है कॉलेज काउंसलिंग असिस्टेंस, मतलब जब आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाएगा तो उस समय हम आपकी काउंसलिंग करेंगे कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। ओके, तो ये है आपका लक्ष्य बैच जो कि आपके लिए भी बनाया गया है, एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स है जिसमें हमने आपको उतना पढ़ाया है कि आपका एग्जामिनेशन बहुत अच्छे तरीके से क्वालिफाई हो जाए। क्योंकि अगर आप अपने खुद से तैयारी करने बैठोगे तो शायद आप बहुत सारे टॉपिक्स को मिस आउट कर जाओगे, है ना, बहुत सारे रेफरेंस मटेरियल है जो आपके पास नहीं होगा। लेकिन हमने इस कोर्स में पूरी की पूरी जान लगा दी है ताकि आपका एग्जामिनेशन में आपको सफलता मिल पाए। अब ये जब बैच आप खरीदोगे तो उसमें आपको कोड यूज करना है DEVENDR, क्योंकि अगर आपने ये कोड यूज नहीं किया तो आपके लिए ज्यादा पेमेंट देना पड़ सकता है और शायद ये आपके लिए फिर भारी पड़ जाएगा ना। अभी आपकी सेल चल रही है, मॉनसून सिलेक्शन सेल चल रही है, जिसमें आपके लिए सफलता की बारिश की जा रही है। और ये जो आपका कोर्स है ना, इसका जो प्राइस है बहुत कम कर दिया गया है, 5,785 रुपये कर दिया गया है। और ये आपका जो एग्ज़ाम है, जो आपका बैच है, वो आपका टिल एग्जामिनेशन, जब तक आपका एग्जामिनेशन नहीं हो जाता तब तक आपका ये वैलिड रहेगा। आपको यहाँ पर कोड यूज करना है DEVENDR। ये कोड अगर आप यूज करते हो तो आपके लिए यहाँ पर जो प्राइसेस हैं वो सबसे कम हो जाएंगे। ठीक है, और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हो, मैं आपको नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, नंबर मेरा है यहाँ पर 9997558358। ठीक है, आप इस नंबर पर मुझसे कॉल करके बात कर सकते हो। ठीक है, दिख नहीं रहा है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, सॉरी, किस कलर से लिखूं, इससे लिख देता हूँ, है ना। ये मेरा नंबर है, आप इस नंबर पर कॉल करके
मुझसे बात कर सकते हैं और यहाँ पर मैं आपके लिए पूरी की पूरी मदद करूँगा, जो मुझसे हो पाएगी आपको कोर्स खरीदने में और आपके डाउट को क्लियर करने में। तो अगर आप मुझसे सीधे तौर पर जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके लिए ऑप्शन दिया गया है। आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको ये दे रखा है। इसको आप स्कैन करिए। स्कैन करने के बाद आप ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद आपको सारे एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स एक ही जगह पर मिलेंगे। यहाँ पर मिलेगा आपके लिए एक्सक्लूसिव कंटेंट जो कि आपका सीयूटी पीजी के लिए बनाया गया है और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको मिलेंगे फ्री क्लासेस के नोटिफिकेशंस, चाहे वो मास्टर क्लास हो चाहे वो यूट्यूब हो, तो सब कुछ आपका एक ही जगह पर आपको मिलने वाला है। स्टडी नोट्स हो, चाहे वो आपका एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स हो, चाहे वो आपका एक्सपर्ट गाइडेंस हो, सब कुछ आपको यहीं पर मिलने वाला है। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके लिए यहाँ पर दिक्कत पैदा कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में, जो आप चाहते हो कि मैं उनको आगे आने वाले सेशंस में कवर करूँ, तो उसको भी कमेंट में ज़रूर लिखेगा। और आपकी कौन सी डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी है जहाँ पर आप एडमिशन लेना चाहते हो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।